मोसाद, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। दुनिया की श्रेष्ठतम गुप्तचर एजेंसियों में से एक। मोसाद का नाम सुनते ही रहस्य, रोमांच और बहादुरी के बहुत से मिले जुले भाव सामने आते हैं। आज के इस शो में हम इसी पर बातचीत करेंगे। नमो नारायण। मेरे शो किताबी चर्चा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो किताब मैंने रिव्यू के लिए, चर्चा के लिए चुनी है, उसका नाम है मोसाद। सन 2012 में हार्पर कॉलिन्स से छपी हुई लगभग 300 पन्नों की इस किताब का मूल्य लगभग $30 था, जो कि अब शायद कम हो गया होगा, और किंडल में और पीडीएफ में ये किताब आपको पढ़ने को मिल सकती है, और कम पैसों में, शायद मुफ्त भी। इस किताब को मैंने चर्चा के लिए, रिव्यू के लिए चुना। इसका बहुत बड़ा कारण था इसके लेखक और उन लेखकों की जो क्रेडिबिलिटी है। इस किताब को पढ़ के, उनके लेखकों के बारे में जान के, इसकी जो घटनाएं, तिथियां और नाम हैं, उनको मैंने गूगल से जो कॉर्पोरेट करने की कोशिश करी, उससे मुझे लगा ये किताब एक हद तक ऑथेंटिक है। इसके लेखकों में से एक है निस्सिम मिसहाल, जो कि पत्रकार हैं और लेखक हैं, और दूसरे हैं माइकल बारजोहार, जो लेखक हैं और स्वयं भी जासूसी क्रियाकलापों से बहुत संबद्ध रहे हैं। इजरायली सरकार और मोसाद के साथ उन्होंने, मोसाद में नहीं, काम भी किया है। इससे ऐसा लगता है कि ये कुछ बहुत तथ्यात्मक भूल इन्होंने अपनी इस किताब में नहीं करी होगी। जब हम इस किताब को सबसे पहले इस किताब के टाइटल पे बात करें, मोसाद कोई एक शब्द नहीं है, इजरायली का शब्द नहीं, ये एक एब्रिविएशन है। अगर हम इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस को हिब्रू में कहें, जो इजराइल की भाषा है, उसके जो पहले अक्षरों को लेकर हमें उसका एक एब्रिविएशन बनाते हैं, तो मोसाद बनता है। कभी कभी कैसा होता है कि कोई संस्था, कोई एंटाइटी इतना बड़ा नाम कमा लेती है कि जो उसका एब्रिविएशन होता है वो ही कुछ गुणों का परिचायक बन जाता है। जैसे मोसाद शब्द अपने आप में एक खास तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ सामने आता है। कोई सोचता भी नहीं है किस चीज़ का एब्रिविएशन होगा। ये खासियत है मोसाद की। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, जिसको एक बार अगर आप उठाएंगे तो जैसे आप एक कोई जासूसी उपन्यास होता है उसको छोड़ नहीं सकते बीच में, उसी तरीके से छोड़ नहीं पाएंगे। लगभग 50 सालों की घटनाओं को, मोसाद के ऑपरेशंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसकी 20 मुख्य घटनाओं को लेकर उन्होंने इस किताब में दिया है। हर घटना, हर ऑपरेशन पिछले से ज़्यादा रोमांचक है। ये लेखकों की लेखन शैली है। वैसे तो अगर ये आप क्लासिफाइड फाइलें पढ़ें तो बहुत बोरिंग भी हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने इतने अच्छे से छोटी से छोटी डिटेलिंग, बहुत कुछ उन्होंने इमेजिन भी करी होगी उपन्यासकार के तौर पे। बहुत कुछ ऐसा होता है कि जब सीक्रेट ऑप के बाद ये लोग रिपोर्ट देते हैं तो बहुत डिटेल्स लिख कर भी देते हैं, लेकिन उसके संग तरह तरह के विशेषण लगाना, बहुत खूबसूरत भाषा का उपयोग करना, ये इन लेखकों का ही काम है, और जिसको इन्होंने बखूबी अंजाम दिया है। और मैं इस किताब को आप भी जब पढ़ेंगे तो मुझे लगता है आपको बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचरी के क्षेत्र में हम लोग जेम्स बॉन्ड का नाम जानते हैं। हम जानते हैं जब कभी जासूसी का, इसका उसका नाम आता है, सबसे पहले दिमाग में जेम्स बॉन्ड का नाम आता है। जब भी ब्लैक कोवर्ट ऑपरेशंस का नाम आता है, जेम्स बॉन्ड का नाम दिमाग में आता है। लेकिन वो जेम्स बॉन्ड जो है ना, जब आप मोसाद की कहानियाँ पढ़ेंगे तो मोसाद के एजेंट्स के सामने कुछ भी नहीं है। और एक और चीज़ मैं बताऊँ जेम्स बॉन्ड में और इनमें, कि जेम्स बॉन्ड जब किसी ऑपरेशन के लिए जाता है तो उसको लाइसेंस टू किल, ऐसा कहा जाता है, आपको लाइसेंस टू किल मिला है। मतलब कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर किसी को एलिमिनेट करना होगा तो उससे भी आप पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन मोसाद के एजेंट्स को ये लाइसेंस टू किल वो तो इनहेरिट करते हैं। जब वो मोसाद के एजेंट बनते हैं तो उनको पता होता है कि हमको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जाना है, उसके लिए ना तो हमको अपने जीवन का भोग करना है, ना तो किसी और के। ये इस किताब को पढ़ के मैंने निष्कर्ष निकाला। हो सकता है ऑफिशियली ये लेखक या इजराइल सरकार या मोसाद इस चीज़ से डिफर करती हो, लेकिन इस किताब को पढ़ के मेरे मन में एक ये निष्कर्ष आया। इस किताब से और जो हमको पता चलता है कि मिडिल ईस्ट या और जो मुस्लिम देश हैं, इनके संग इजराइल के संबंध कैसे हैं। क्यों ऐसा होता है कि बार बार इनकी झड़प होती है, क्यों फ़लस्तीन से झड़प होती है, क्यों वो सीरिया पहुंच जाता है, क्यों वो जाकर ईरान में उनकी फैसिलिटी पे हमला कर देता है, क्यों वो कुवैत में पहुंच जाता है इजराइल। इन सब चीज़ों के जवाब आपको बहुत हद तक इस किताब में मिलेंगे। और अगर आपको जियोपॉलिटिक्स में रुचि है तो इन देशों के जो अंतर संबंध है
इसके साथ साथ इसमें किस तरीके से यूरोप इन्वॉल्व है, किस तरीके से अमेरिका इन्वॉल्व है, बहुत सी चीज़ें आपको ऐसी जानने को मिलेंगी जिनको जान के आपको आज जो घटनाएं घटती हैं उनको समझने में आसानी होगी। इस किताब से आपको ये पता चलेगा कि कैसे अलग अलग देशों की सरकार सीक्रेट इन्फॉर्मेशन और जो गुप्तचरी होती है उससे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी कंट्री को, उसको किस तरह से शेयर करते हैं और किस तरीके से उस इन्फॉर्मेशन को वेपन की तरह यूज़ करते हैं। वेपन की तरह यूज़ करने का मतलब है जैसे बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इंटरनेशनल आप समझ सकते गुप्तचरी का जो मार्केट है उसमें केवल सरकारें ही नहीं प्ले कर रही होती हैं, सरकारी एजेंट नहीं होते, बहुत से प्राइवेट जो होते हैं एंटिटीज वो भी होते हैं जो इन्फॉर्मेशन लाने देने का काम करते हैं, जो एक डीप एसेट की तरह काम करते हैं अलग अलग कंट्रीज से। तो जब कंट्रीज एक दूसरे से इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं तो कभी कभी जानबूझ के वो अपने एजेंट्स के माध्यम से सामने वाले यानी दूसरे कंट्री को गलत इन्फॉर्मेशन भी दिलवा देती हैं, जिससे कि दो बातें होती हैं। एक तो उनको पता चल जाता है अगला क्या कदम उठाएगा, दूसरे उनको वो एडवांस में पहले से ही किसी दूसरे देश के ऑपरेशन को एक तरीके से ध्वस्त कर देते हैं, उसको असफल बना देते हैं। ये भी चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, जो आप इसको जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे कहानियाँ अनफोल्ड होंगी वैसे आपको पता चलेगा। इस किताब को देख के आपको पता चलेगा कि जो मिडिल ईस्ट में होता है, मिडिल ईस्ट में तो आपको जो दिखाई देता है वो अंत में जो खेल हो रहा होता है वो दिखता है, लेकिन जो असली घमासान होती है यूरोप की धरती पे होती है। यूरोप के बहुत से कंट्रीज़ हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों को, सीक्रेट एजेंट्स को जानते हुए और अनजान बन के, कभी कभी अनजान बन के भी पनाह देते हैं। उनको ये मालूम होता है, देखिए किसी भी देश में कितना भी चतुर किसी देश का एजेंट पहुंच जाए और वहाँ जाके ऑपरेशन करे और उस कंट्री को बिल्कुल खबर ना हो, ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वो बहुत दफ़ा बहुत उनके इंटरनेशनल ऐसे रिलेशन होते हैं जिससे वो आंखें बंद किए रहते हैं और उन चीज़ों को होने देते हैं। जब ऐसा कोई ऑपरेशन खुल जाता है, ऐसा कोई ऑपरेशन असफल हो जाता है और जो कवर उड़ जाता है जो गुप्तचरों का, तब फिर क्या होता है, जो होस्ट कंट्री होता है जहाँ ये सब हो रहा होता है वो नाराज़गी का बहाना बनाता है। वो कहता भाई ये बहुत गलत हो रहा है, आप हमारे देश में आके ऐसी एक्टिविटीज़ को क्यों अंजाम दे रहे हैं। और ऐसा भी होता है कभी कभी, आप जब भी डिटेल में पढ़ेंगे और आप अगर इसमें ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत बार एक कंट्री दूसरी कंट्री को बहुत सख्ती से कहता है आप हमारे सॉइल से ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, और फिर वो एक्टिविटीज़ उसी तरीके से होती रहती हैं। ये है इंटरनेशनल जो गुप्तचरी की दुनिया है, उसमें जो क्या कहें हम, दोगलापन होता है वो ये दिखाई देता है। ये जो है जो इंटरनेशनल गुप्तचरी की दुनिया है उसके डबल स्टैंडर्ड्स दिखाई देते हैं इससे हमको। ये सभी किताब में हमको देखने और जानने को मिलेगा। इस किताब में मोसाद के 20 प्रमुख ऑपरेशंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया हुआ है। मतलब जब सन 47 के आसपास ये देश अस्तित्व में आया और मोसाद तुरंत ही उसके बाद ही इन्होंने अपनी स्पेशल यूनिट बना ली। पहले इसका नाम कुछ और था, फिर इसका नाम मोसाद हो गया। और बनने के साथ, ये जब देश बना, बनने के साथ इसका अस्तित्व भयंकर खतरे में था। एक तो नाजी जो थे विश्व युद्ध के बाद सरकार से हट गए थे, पर जैसा हमारे कहा जाता है कि सरकार किसी की थी पर सिस्टम तो उनका था। तो यूरोप के सब मुख्य देशों में नाजी अभी भी बड़ी बड़ी पोस्ट में बैठे थे और बड़े शक्तिशाली थे। वो यहूदियों का इस तरीके से अलग देश बना के पनपना पसंद नहीं कर रहे थे। दूसरी ओर मुस्लिम कंट्रीज जो थे, मुस्लिम देश जो थे, वो भी नहीं पसंद कर रहे थे। बगल में फ़िलिस्तीन था, फ़िलिस्तीन से तो संघर्ष था ही था। फ़िलिस्तीन से संघर्ष क्या था, वो संघर्ष बना दिया गया था। और दुनिया में जिसको जिसको इजराइल से प्रॉब्लम थी वो वहाँ पर आकर आग में घी डालने का काम कर रहा था। तो इजराइल को अपने देश को बचाने के लिए बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ को अंजाम शुरू से ही देना पड़ रहा था, जिसके लिए इनको मोसाद जैसी एक संस्था को बनाने की ज़रूरत पड़ी थी। इन 20 कहानियों में जो मेरी पर्सनली मेरी फेवरेट 2 कहानियाँ हैं, उन किस कारण से मेरी फेवरेट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। एक का नाम है, उस चैप्टर का नाम भी यही है, द सीरियन वर्जिन्स, और दूसरा एक है जो हिटलर का, जो एडोल्फ हिटलर का जो बिल्कुल बहुत खास दाहिना हाथ था, एडोल्फ आइशमैन, उसकी कहानी कैसे उस तरह को उसको इन्होंने हंट करके अपने देश वापस लाए और यहूदियों पे अत्याचार के लिए उस पर मुकदमा बनाया, चलाया और उसको फिर मृत्युदंड दिया। ये 2 कहानियाँ मेरी खास फेवरेट हैं। अब वो क्यों फेवरेट है मैं बताती हूँ। सीरिया में वहाँ पर भी यहूदी थे। सीरिया में क्रिश्चियन का राज था। सीरियन चर्च तो बहुत मशहूर है अपनी एक्टिविटीज़ के लिए।
तो जब सीरिया में क्रिश्चियन राज खत्म और मुस्लिम आए, तो वहाँ जो यहूदी थे वो उनको पसंद नहीं करते थे, तो वो धीरे धीरे यहूदियों को ख़त्म कर रहे थे। और इसके अलावा एक उनकी स्ट्रैटेजी थी जो सभी जगह होती है कि लड़कियों और महिलाओं को उठाओ, अबडक्ट करो, उनको अपने अंडर लो। इस तरीके से न केवल आप सामने वाले कौम का मॉरल डाउन करते हैं, उनकी जनसंख्या कम करते हैं, बल्कि जो आपके दुश्मन हो सकते हैं उनको आप अपने अंडर ले लेते हैं। तो ये काम वो जैसे हर जगह होता है वैसे वहाँ भी हो रहा था। अब हर जगह कैसे होता है ये तो आप भी जानते हैं, इसमें ज़्यादा हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी तरीके से ये खबर संज्ञान में आई मोसाद के एक ऑफिसर के। उसने अपने सीनियर से इस बारे में बात की। उसने कहा कि वहाँ पर देखिए किस तरीके से हमारी लड़कियों को उठाकर ले जा रहे हैं और उन पर बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो सीनियर ऑफिसर ने कहा अब मोसाद के पास सीरियन ब्राइड्स को बचाने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? लेकिन उस आदमी ने ये टेक नहीं छोड़ी। ये जो टिपिकल, जिसकी मैं पहले बात करी मैंने, कि जो यहूदी माइंडसेट है कि हमको अपने लक्ष्य से नहीं हटना और हमको यहूदियों का हित नहीं छोड़ना, उसके चलते उस चीज़ को बार बार पुटअप करता रहा और अंत में उसको एक ऑपरेशन करके और उन लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकाल के लाने के लिए उसको ग्रीन सिग्नल मिल गया। इसके बाद एक बहुत ही मुश्किल काम शुरू हुआ। सबसे पहली बात तो वो थी कि वहाँ जो यहूदी थे उनको अंदाज नहीं था कि हमारे भाई कहीं एक जगह बैठे हैं और वो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि थे बेशक वो यहूदी थे, लेकिन आप जो यहूदी देखते हैं इज़राइल के, उनसे वो बहुत फ़र्क थे। वो रूप रंग में उनसे फ़र्क थे, उनसे शिक्षा में फ़र्क थे, अवेयरनेस में फ़र्क थे, पैसों में फ़र्क थे। वो निहायत ही बेचारी अवस्था में थे। सबसे पहला काम तो ये हुआ कि उनके सीक्रेट एजेंट्स सीरिया में गए। अब वो सीरिया में इज़राइल के एजेंट बन के नहीं जा सकते थे, लेकिन चूँकि अधिकतर जो इज़राइल में यहूदी थे उनका ओरिजिन संबंध कहीं न कहीं यूरोप से था और अरब से भी था। वो भाषाओं को बहुत प्रोफिशिएंटली बोल लेते थे, वो उनके तौर तरीक़ों को बहुत अच्छे से अपना सकते थे, क्योंकि ओरिजिनली इज़राइली तो कोई भी नहीं था ना। कोई जर्मनी का था, कोई इटली का था, कोई नॉर्वे का था, कोई पोलैंड का था, कोई अरब कंट्रीज़ का था। तो ये लोग बहुत आसानी से, इसीलिए इनके एजेंट्स को बहुत आसानी होती थी कि कोई भी यूरोप का वो व्यक्ति बन सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे, या अरब भी बन सकते थे। तो ये किसी न किसी बहाने जाकर वहाँ रहने लगे। और उसके बाद इन्होंने जो लोकल यूथ था, जो लोकल लोग थे, उनको मोबिलाइज़ किया, लोकल यहूदियों को मोबिलाइज़ किया और उनको कहा कि हाँ, एक ऐसा तरीका हो सकता है कि हम लोग तुमको यहाँ से निकाल कर ले जा सकते हैं। ये तो अंदर का काम हुआ। अब ले जाने का काम बड़ा एक इम्पॉर्टेंट था। उनको केवल सी के रास्ते से ही निकाल के ले जाया जा सकता था। सी का रास्ता सुरक्षित था और वहाँ से ले जाने में आसानी थी, लेकिन सीरियन कोस्ट में जगह जगह उनके चेक पोस्ट थे। अब उन चेक पोस्ट का करना क्या था, तो उसके लिए मोसाद के एक बहुत सीनियर ऑफिसर जाके वहाँ रहे और उन्होंने वहाँ पर रहते हुए जो वहाँ चेक पोस्ट में जो होते थे सैनिक सीरियन, उनके संग दोस्ती करी और बड़ी हमदर्दी दिखाई कि भाई इतने धूप में बिना छाँ के तुम यहाँ काम करते हो, मुझे बड़ा दुख है, मैं आपका ये दुख दूर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ कुछ प्लांटेशन करना चाहता हूँ। अब उन सीरियन सैनिकों को नहीं पता था कि प्लांटेशन किस उद्देश्य से हो रहा है। वो प्लांटेशन उसने इतना स्ट्रेटेजिकली किया कि जब वो सीरिया से उन लोगों को लेकर भाग रहे थे, तो वो चेक पोस्ट को ख़त्म करने के लिए वो प्लांटेशन ही उनके लिए एक आइडेंटिफिकेशन मार्क बना। वो जो पेड़ थे वो आइडेंटिफिकेशन मार्क बने, क्योंकि अदरवाइज एक बैरन कोस्ट में कोई भी चीज़ ढूंढना बड़ा मुश्किल काम था। तो उसने स्ट्रेटेजिकली पेड़ लगाए। आप सोचिए कि इस लेवल का मेटिकुलस प्लानिंग और इस लेवल का धैर्य और इस लेवल का आप परसिस्टेंस बड़ा मुश्किल है। मोसाद में ही देखने को मिलता है, वैसे औरों में भी होता है, लेकिन जितना मोसाद में देखने को मिलता है वो बहुत बहुत मुश्किल है। दूसरा जो इनका था एडोल्फ आइशमैन। एडोल्फ आइशमैन को जो इन्होंने हंट किया, उसकी कहानी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा जो टारगेट था जिसको ये हंट किया इन्होंने, वो हिटलर का दाहिना हाथ था। एक कही चीज़ कही जाती है फाइनल सोल्यूशन। फाइनल सोल्यूशन उसका पूरा मतलब होता है फाइनल सोल्यूशन टू द क्वेश्चन ऑफ ज्यूस। मतलब कि नाजी ये सोचते थे कि जो हमारे इर्द गिर्द दुनिया में इतने सारे यहूदी हैं, ये एक प्रश्न चिन्ह है, एक प्रश्न चिन्ह है हमारे ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर। इसका फाइनल सोल्यूशन क्या हो सकता है? क्या इनको यहाँ से भगाना फाइनल सोल्यूशन हो सकता है? क्या इनको दबा देना हो सकता है? तो हिटलर ने और उसके बहुत जो क्लोज लोग थे उन्होंने कहा नहीं, फाइनल सोल्यूशन ये नहीं है।
फाइनल सोल्यूशन क्या है? इनको एनिहिलेट कर दो, इनको एक्सटर्मिनेट कर दो, ख़त्म कर दो, मट्टी में मिला दो। दैट वाज द फाइनल सोल्यूशन। अब फाइनल सोल्यूशन के लिए ही जो पूरा जो हॉलोकास्ट रचा गया, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, वो कितनी हृदय विदारक चीज़ थी, जो उसके पूरे उसको अंजाम दिया जिसने, वही आयुष्मान थे, जिनके लिए आगे मैं टारगेट शब्द का प्रयोग करूँगी। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, हिटलर की हार हुई, वहाँ दूसरी सरकार बनी, उसके बाद ये हमारे टारगेट और इसके जैसे बहुत से जो नाजी थे, उनको पूरे यूरोप की कंट्रीज़ में जहाँ कहीं भी प्रशासनिक पदों पे नाजी और नाजी सिंपथाइजर बैठे थे, वो इस काम में लग गए कि किस तरह से इनको यहाँ से हटा दिया जाए, अज्ञातवास में भेज दिया जाए, ताकि इनकी जान को खतरा ख़त्म हो जाए। और उसके लिए क्या किया उन्होंने? किसी के नाम बदलवाए, अलियास बनवाया, एक कंट्री भेजा, वहाँ से दूसरे कंट्री भेजा, उसके जो डॉक्यूमेंटल फुटप्रिंट्स होते हैं वो ख़त्म किया और फिर मेथोडिकली उनको इधर उधर फेंक दिया। अभी जो हमारा टारगेट था, इसकी एक बड़ी मतलब क्रूरतापूर्ण बात मैं बताऊँ कि उसका एक प्रसिद्ध डायलॉग था कि मैं खुशी से हंसते हुए अपनी कब्र में जाऊंगा, क्योंकि मैंने 6 मिलियन यहूदियों को इस दुनिया से एक्सटर्मिनेट करा है। आप सोचिए, 6 मिलियन एक बहुत बड़ा नंबर होता है। यहूदी जो थे इज़राइल में, लगभग हर एक का, किसी का परिवार, किसी के कुछ परिजन, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई जो ऐसा था जो इससे पीड़ित हुआ था, और उन सब के मन में उसके लिए एक आक्रोश, एक नफरत और एक जुगुप्सा की भावना थी। उनको हमेशा ये लगता था कि हमारी बहुत बड़ी हार, बहुत बड़ी बेइज्जती है, जो हम इसको नहीं पकड़ पा रहे हैं। और ये चीज़ केवल जो इज़राइल में बैठे थे वो नहीं सोच रहे थे, दुनिया भर में जहाँ ज्यूश बैठे थे वो ये सोच रहे थे। और किस तरीके से एक अंधा आदमी अर्जेंटीना में, उसकी लड़की आकर बताती है कि वो ऐसे सरनेम के एक लड़के को डेट कर रही है, और उसके दिमाग में घंटी बजती है, हो ना हो इसी परिवार से संबद्ध है। अब इधर तो सब जगह यूरोप में और इज़राइल में ये कोई सर्टेनिटी नहीं थी कि टारगेट कहाँ है। कोई कह रहा था कुवैत में है, कोई कह रहा था सऊदी में है, कोई कह रहा था अर्जेंटीना में है, और कोई कह रहा था सीरिया में। आप सोचिए, उसको अर्जेंटीना में उसे एक अंधे आदमी को एक क्लू मिलता है। न तो तब ईमेल थी, न तो तब फ़ोन थे, न तो तब व्हाट्सएप कॉल थी। ऑफ कोर्स फ़ोन थे, लेकिन इस तरह का नेटवर्क नहीं था, और ऐसी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन, ऐसी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इस तरीके से पास ऑन भी नहीं की जा सकती है। तो किसी तरीके से खबर यूरोप पहुंची, इटली पहुंची, इटली से एक इन्फॉर्मर तेल अवीव गया और वहाँ जाके उसने ये सब कुछ बताया। इधर से शुरू हो गई उस पर कार्रवाई, कितने ही सीक्रेट एजेंट इस काम में लगे, और थोड़े बहुत दिनों नहीं, कुछ सालों तक उसको जब हंट किया, उसके बाद उसकी आइडेंटिटी जो है इस्टेब्लिश करी, और उसके बाद अर्जेंटीना सरकार के नाक के नीचे से उसको जिंदा पकड़ के मोसाद के एजेंट अपने देश लाए, उस पर मुकदमा चलाया और उसको ख़त्म किया। इस पूरे ऑपरेशन में 15 साल लगे, मतलब उसको ढूंढना, उसको हंट करना, पकड़ के अपने देश लाना, मुकदमा चलाना और उसको फांसी देना। पूरे 15 साल में पूरा ऑपरेशन सफल हुआ। इतनी रेजिलियंस, इतना मोटिवेशन, इतनी चतुराई और बहादुरी के साथ ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया। इस तरह की और भी कहानियाँ आपको इस किताब में मिलेंगी। शायद मैं उतनी अच्छी तरह न बता पा रही हूँ, आप जब पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। लेकिन इस किताब को चुनने का मेरा एक और उद्देश्य था। मुझे ऐसा लगता है जैसे इस किताब से बहुत कुछ हमारे सीखने जैसा है। पहली बहुत चीज़ जो इम्पोर्टेंट ही सीखने वाली है कि मोसाद, इज़राइल की सरकार, वहाँ की सेना, वहाँ के पॉलिटिशियंस एक चीज़ को लेकर कटिबद्ध होते हैं कि अपने देश और यहूदियों, इन दो की वेल बीइंग के लिए, इनकी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, दुनिया के किसी भी कोने तक जाना पड़े, कितना ही समय लगे, लेकिन वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं। एक तो जो उनकी निष्ठा है, जो उनकी सतत प्रयास की शक्ति है, ये मुझे बहुत प्रभावित करती है। दूसरी बात जो सीखने वाली है कि इज़राइल का एक नियम है। वो नियम क्या है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी यहूदी जब भी वो चाहे वो इज़राइल वापस आ सकता है, सरकार उसको सेटल होने में सहायता करेगी, और उसके पास नेचुरल नागरिकता है इज़राइल की। हम इसी चीज़ को करने की कोशिश कर रहे थे और CAA हम आज तक नहीं लागू कर पाए। वो लागू करके बैठे हैं। ये चीज़ हमको उनसे सीखनी है। ऐसा नहीं है कि इज़राइल के अंदर मुस्लिम नहीं है, पैलेस्टीनियंस नहीं है, लगभग 20% पैलेस्टीनियन उनके यहाँ हैं, लेकिन फिर भी
वो ये कहते हैं कि ठीक है तुम तो रह रहे हो, लेकिन जो यहूदी जिसके लिए दुनिया में कोई दूसरा देश ही नहीं है वो कहाँ जाएगा। उसके लिए उन्होंने इजराइल के दरवाजे हमेशा खोल रखे हैं। मुझे लगता है हमारी सरकार को ये भी कहीं ना कहीं, और हम लोग को भी इस चीज़ पे एक मत होकर और इसको सीखने की ज़रूरत है। अब एक और बात है कि इजराइल को कुछ लोग एक रोक कंट्री के रूप में मान के चलते हैं कि उधर देश है, कहीं भी हमला कर देता है, कहीं भी घुस जाता है, कोई कुछ कर रहा हो, कोई न्यूक्लियर बम बना रहा हो, ये वहाँ पहुँच जाता है, हर चीज़ में क्यों अपने पैर डालता है, ज़रूरत क्या है इसको ऐसा करने की। कहीं ना कहीं इस किताब में उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है, उसके पीछे के रीजंस बताने की कोशिश की गई है। कोई भी सरकार लाखों डॉलर खर्च करके जो पीआर करेगी, वो पीआर इस किताब में इन दो लेखकों ने यूं ही कर डाली। ये इस किताब का एक मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट आउटकम भी है। इसको हमको यूं नहीं देखना चाहिए कि एक पीआर की गप है। एक्चुअली इसकी हर चीज़, जैसे मैंने पहले कहा है, आप तथ्यों के संग कॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसको इन्होंने केवल लिखा बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से है। मेरे हिसाब से ये किताब आप सबको पढ़नी चाहिए, और मैं इसको 10 में से 9 अंक देती हूँ और इस किताब को हाईली रिकमेंड करती हूँ। आज के लिए बस इतना। अगले अंक में फिर किसी और किताब पर, किसी और विषय पर चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार।